जीएस है, तो जीएस है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस के क्वेश्चन आधा है, आधे क्या है कि जीके के है। तो 20 क्वेश्चन जो है जीएस के रहते हैं, 20 क्वेश्चन जीके के रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं हम जीएस वाले जनरल साइंस के, फिर उसके बाद आपका जीके का हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये जीएस का क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वायरस के कारण होती है, ये हमें जानना है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता देना है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, हमें यह जानना है, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं दोस्त, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, चेचक। चेचक जो होता है ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से होती है। कभी कभी जान लीजिए कि पूछ देगा कि चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है, वायरस के नाम भी पूछ देगा कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चेचक जो होता है ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। कौन सा? वेरियोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। पूछ देता है कभी कभी, तो वायरस का भी नाम रखना जरूरी है यार। ये तीसरा नंबर जो देख रहे हैं मलेरिया, आपको मलेरिया पता ही है कि मच्छर के काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम जो है होता है जीवाणु, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मलेरिया होता है, ठीक है। बाकी यक्षमा जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी जानते हैं, कई तरह से इसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ट्यूबरकुलोसिस जो है एक तरह का वायरस ही होता है, उसी की वजह से क्या होता है कि ये टीबी होता है। आंत्र ज्वार जो देख रहे हैं आप, आंत्र ज्वार कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, इसे दूसरे नाम से जानते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जानते हैं, तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि टाइफाइड जो है किस बीमारी मतलब किसके कारण होता है। तो आप सुने होइएगा वायरस का नाम, ये साल्मोनेला करके, ठीक है। साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, उसी जीवाणु की वजह से क्या होता है कि आपका ये आंत्र ज्वार मतलब कि टाइफाइड होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये सभी जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं टेस्ट का। देखिए ये साइंस का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए कहता है बनाने वाला प्रतिबिंब किस तरह का होता है, ये जानना है, ठीक है। देखिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में प्रतिबिंब किस तरह के बनते हैं ये हमें जानना है। तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम, दूर की वस्तु को देखते हैं, या बहुत छोटे वस्तु जो होते हैं उसको हम बड़ा रूप में देखते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि एक तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, दूसरी चीजें जान लीजिए कि उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और वास्तविक बनाएगा। तीन तरह के इसके प्रतिबिंब के कैटेगरी है, और तीनों में से कौन दिया है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए ये सेकेंड नंबर आपका दे दिया कि उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप से, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसमें इसमें दो तरह के दो लेंस लगे होते हैं। तो एक नेत्र के पास होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसको आंख के सामने वाला लेंस होता है, एक जो वस्तु को देखने वाला दूर के पास में लगा होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए अपना, ये अगला दे दिया कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का ऐसा यूनिट क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए अपवर्तनांक का ऐसा यूनिट नहीं होता है, यह यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्यों नहीं होता है दोस्त? अपवर्तनांक कहते किसके हैं ये पहले जान लीजिए। अपवर्तनांक किसे कहेंगे कि निर्वात में जो होता है वो प्रकाश की चाल, उस माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में अगर कहेगा निकालने के लिए, कांच में कह दे तो कांच में जो है प्रकाश की चाल, तो वायु के जो होता है वायु में प्रकाश की चाल, वो बट्टे जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे कि शीशा में कह दे, पानी में कह दे, तो उसको नीचे रखेंगे। दोनों प्रकाश की चाल होती है, अनुपात में होती है। अनुपात में एक दूसरे को क्या करता है कि कैंसिल कर देता है, जिससे किसी भी तरह का डायमेंशन निकल करके नहीं आता है। वैल्यू निकल करके आएगा कि कितना स्पीड गया, लेकिन उसका किसी तरह का डायमेंशन नहीं निकल करके आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी वजह से क्या होता है कि ये डायमेंशन लेस होता है, और डायमेंशन लेस होने से क्या होता है कि इसका किसी भी तरह का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक रंग है, यानी प्राइमरी कलर है। देखिए प्राथमिक रंग जो होता है वो तीन गो होता है। कौन? लाहनी, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। ये पीला नहीं होता है, ये पीला नहीं होता है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा करेक्ट कि पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं होता, प्राथमिक प्राइमरी कलर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक अभिक्रिया वे है जिनमें क्या होती है। इस चारों ऑप्शनों में से बताइए एंडोथर्मिक प्रक्रिया में होता क्या है ये जानना है। देखिए एंडोथर्मिक प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा ऑब्जर्व होता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि आपको गर्मी भी फील, गर्मी नहीं ठंडी फील होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उष्मा का क्या होता है, इसमें अवशोषण होता है, इससे हमें ठंडी महसूस होती है। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उष्मा का अवशोषण होता है इसमें, ठीक है। और जो उष्मा का उत्सर्जित करेगा उसमें जान लीजिए कि आपको क्या होगा कि वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा, और उसमें आपको गर्मी फील होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापने वाला यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है उसको हम लोग स्फिग्मोमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? स्फिग्मोमीटर से। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसे स्फिग्मोमीटर कहते हैं। बाकी ये जो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं
क्या? बैरोमीटर। ये क्या करता है? वायु दाब को मापने का काम करता है बैरोमीटर जो होता है सो, ठीक है। ये सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं क्या? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर एक तरह का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब कि चिकित्सा यंत्र कहिए, उसको मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। तो उससे क्या किया जाता है कि वायु कितना आ रहा है, जा रहा है, ये मेजर करने का काम करता है, ठीक है। एनीमोमीटर दूसरा हो गया, फिर वो वायु के स्पीड को मेजर करता है, एनीमोमीटर जो है सो। ये एक तरह का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है कि कितना हवा आ रहा है, जा रहा है, वो मेजर करने का काम करता है, ठीक है। अब बाकी ये जो देख रहे हैं ये फोर्थ नंबर क्या कि हेमोसाइटोमीटर। ये क्या करता है? हेमोसाइटोमीटर जो है आपका ब्लड, मतलब शरीर में क्या होता है कि सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, तो उसको क्या करता है कि काउंट करने का काम करता है, ठीक है। हेमोसाइटोमीटर जो है सो, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है आपको कि अमीबा की गतिशील अंग का नाम कौन सा है, ये हमें जानना है। गतिशील अंग कौन सा है, ये हमें जानना है। इन चारों में से देखिए बता दीजिए कि अमीबा का गतिशील अंग कौन सा है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, एस्टोपीडिया कहते हैं इसको, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्या है? एस्टूडियोपीडिया। ये क्या है कि आपका गतिशील अंग है। अब जान लीजिए कि एस्टूडियोपीडिया जो है, इसको एक तरह से नकली पैर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकली पैर, क्योंकि जब अमीबा चलती है ना, तो वो चलती है फिर अपने आप को पूरा उसमें समा लेती है, फिर अगला पैर निकालती है, फिर वो चलती है, फिर अपने आप को उसमें पूरा समाहित कर लेती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि नकली पैर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है कि गतिशील अंग अमीबा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कर दे दिया है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक की अगर एसआई यूनिट की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। यंग प्रत्यास्था कहते किसको है? कभी कभी पूछ देगा आपको, तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो है यही न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है, जहां शहर जो होते हैं, शहर में क्या होता है कि गाड़ी वाड़ी जो है ज्यादा चलती रहती है, तो वो क्या करता है कि प्रदूषण फैलाने का काम करता है मोटर गाड़ी से निकल करके, ठीक है। तो इन चारों में से देखिए मोटरसाइकिल से मतलब कौन सी धातु जो है निकल करके शहरों को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, यह जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, शीशा। क्या? शीशा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, शीशा। शीशा जो होता है पेट्रोल में क्या होता है? मिश्रित होता है, जो क्या होता है कि धुआं के माध्यम से निकलती है और शहर को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने का काम करती है, ठीक है। तो ये शीशा आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि 18 कैरेट जो सोना होता है वो कितना प्रतिशत शुद्ध होता है, ये जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं बार बार ये चीजें। देखिए वैसे तो सब लोग रटे हुए हैं कि हाँ चलिए ठीक है 18 कैरेट सोना जो होता है वो 75% क्या होता है कि शुद्ध होता है, ठीक है। तो उसको निकाल भी लेते हैं, देख लेंगे। ये आपका सेकंड नंबर आंसर वैसे सही होगा कि 18% करेक्ट सोना जो होता है वो जान लीजिए कि 75% क्या होता है कि शुद्ध होता है। कैसे निकालेंगे दोस्त? 24 करेक्ट सोना जो होता है वो 100% शुद्ध होता है। क्या होता है? 100% शुद्ध होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 1 कैरेट पे निकाल लेते थे। 1 कैरेट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/24 हो जाएगा। हमें निकालना कितने पे है? तो 18%, 18 कैरेट पे निकलना है। तो 18 कैरेट बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका 100/24 × 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या है कि 75% सोना जो होता है वो शुद्ध होता है, ये आपका 18 कैरेट जो होता है। सो इसी तरह से आप 20 कैरेट भी निकाल सकते हैं, 22 कैरेट भी निकाल सकते हैं कि कितना शुद्ध होता है ना जो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सीमेंट को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए सीमेंट को कठोर बनाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? हाइड्रेशन और सेपरेशन का यूज किया जाता है। किसका? हाइड्रेशन और सेपरेशन का। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रेशन और सेपरेशन के यूज से क्या होता है कि सीमेंट काफी कठोर हो जाता है। जब सीमेंट को पानी में मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है ना कि जल का अणु जो है एक दूसरे से काफी नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे को जकड़ कर क्या कर लेते हैं कि रख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीमेंट हार्ड हो जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग जो है हाइड्रेशन और जो है क्या कहते हैं सेपरेशन भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, हाइड्रेशन और सेपरेशन की वजह से ही सीमेंटेड कठोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसको कम्युनिकेशन के लिए यानी संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का, किस वेव का यूज करते हैं, हमें यह जानना है। जैसे कि मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन होता है, मोबाइल का यूज करते हैं, या रेडियो टेलीविजन हो गया उस समय यूज करते हैं, तो उसमें से कौन सी तरंग का हम यूज करते हैं
ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना दोस्त, कि माइक्रोवेव का यूज करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोवेव का ध्यान रखना है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि माइक्रोवेव का करते हैं। माइक्रोवेव क्या होता है ना कि दोस्त एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगभग जितने वेव होता है ये चीज जान लीजिए कि उसका यूज जो है टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि माइक्रोवेव का जो होता है कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछ जाता है कि उसका रेंज क्या होता है। तो दोस्त 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के बीच उसका रेंज होता है। और इस ये रेंज जो होता है ये कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो होता है वो बेस्ट रेंज मानी जाती है। इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल जो होता है वो कम्युनिकेशन में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। देख लीजिए एक ये दे दिया है कि तेज गति में क्या है कि तेज गति में आता हुआ हॉर्न जो है, आपको हॉर्न बजता है तो उसका जो है पिच किस तरह का होगा ये हमें जानना है। देखिए ये डॉपलर के इफेक्ट पे काम करता है। जैसे कि दूर से अगर कोई हॉर्न बजाती हुई सामने आती है तो उसका हॉर्न का आवाज आपको क्या होगा कि बढ़ता हुआ सुनाई देगा, ठीक है। जैसे पास से गुजर करके पीछे चला जाएगा तो वो आवाज जो है आपको घटता हुआ सुनाई देगा। लेकिन अगर पिच की बातें कर लेते हैं तो पिच की बातें उल्टा काम करता है। जब सामने नजदीक से हॉर्न बजाते हुए कोई गाड़ी आ रही है तो उसका पिच आपको कमता हुआ दिखाई देगा, दूर जाएगा तो पिच बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक उल्टा होता है तो यहां पे आपको क्या होगा कि पिच कम सुनाई देगा, हार्ड हियरिंग होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा? थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कम पिच जो है कम सुनाई देगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि मैक नंबर जो है संबंधित है वो किससे संबंधित है ये हमें जानना है। देखिए मैक जो होता है वो क्या होता है कि दोस्त ये एरोप्लेन से संबंधित होता है। एरोप्लेन से ही नहीं मतलब कहिए कि वायु में जितने भी मतलब सफर करने वाले वस्तु होते हैं उसकी गति से संबंधित रखता है ये मैक नंबर, ठीक है। वैसे जनरली जो है एरोप्लेन जो होती है उसकी स्पीड को मैक में ही मेजर करते हैं कि कितनी मैक से एरोप्लेन चल रही है, ठीक है। तो हवाई जहाज की गति को मेजर करता है ये मैक। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ध्वनि की स्पीड कितनी होती है 332 340 के आसपास में, ऐसे हम लोग याद करके रखते हैं कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हवाई जहाज की गति भी क्या होती है कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जब ध्वनि के स्पीड से जब कोई भी वस्तु अगर चलती है, सिर्फ हवाई जहाज की बातें नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी वस्तु अगर चलती है उस स्पीड से तो उसको हम 1 मैक कहते हैं जब ध्वनि के स्पीड से चलती है। तो और जब ऊपर जाएगी तो उसको दोगुना कर दीजिए ध्वनि को तो 2 मैक 3 मैक 4 मैक इस तरह से होता है, ठीक है। तो हवाई जहाज है 1 मैक में चलती है। अब वही जो है 5 मैक से ऊपर चली जाएगी तब वो अलग हो जाएगा। अब ये चीज जान लीजिए, जो मैक होता है 1 मैक से ऊपर जब जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको दोस्त जो हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे जेट होते हैं जो ध्वनि से ज्यादा स्पीड में चलती है, उसको सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब 5 होता है 5 मैक को क्रॉस कर जाती है तो उसको हाइपरसोनिक के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कभी कभी ये क्वेश्चन और काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आते रहते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं ये हमें जानना है। अप्राकृतिक रूप से मतलब अननेचुरली, नेचुरली नहीं। नेचुरली तो पेड़ में पकते हैं ना, तो पेड़ में पकता है तो पेड़ जो है खुद अपना एक हार्मोन रिलीज करता है उस क्या करता है कि फल को पकाने के लिए। तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्राकृतिक रूप में, नेचुरली रूप में कहे तो नेचुरली रूप में पूछ देगा, चाहे अननेचुरली रूप में पूछ देगा, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्राकृतिक रूप या अप्राकृतिक रूप, प्राकृतिक रूप में अगर बात कर लेते हैं तो पौधों को पकाने के लिए पौधे जो है खुद एथिलीन नाम का क्या करता है कि हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये फल क्या होता है कि पकता है, एथिलीन, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और अननेचुरली रूप से कहा जाए, अप्राकृतिक रूप से, तो हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं ना दोस्त कि जब पानी में घोलते हैं तो वो एसिटिलीन गैस क्या करता है कि बन जाता है। एसिटिलीन गैस क्या करता है कि उस फलों को पकाने में मदद करता है। तो एसिटिलीन गैस एक तरह से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन मार दीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर अपना दे दिया है इसमें कि ध्वनि तरंगों को क्या दे दिया है कि ध्वनि तरंगों को कहता है कि विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र इसमें कौन सा है ये हमें जानना है, ठीक है। मतलब साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ये हमें जानना है कौन सा है। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको कि ये थर्ड नंबर आंसर होगा। क्या? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है ना कि ध्वनि साउंड जो होता है, साउंड वेव जो होता है उसको इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, माइक्रोवेव की अगर बातें कर लेते हैं हम, तो माइक्रोवेव क्या होता है कि एक तरह से साउंड सेंसर होता है। क्या होता है? साउंड को सेंस करने का काम करता है। इस माइक्रोफोन में क्या होता है कि एक पतली सी झिल्ली होती है। पतली सी क्या होती है कि झिल्ली होती है, उसमें एक महीन सा क्या होता है कि बहुत सारे तार कुंडली की तरह क्या होता है कि लपटे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होता है कि एक मैग्नेट भी लगा होता है।
जब तरंग जाती है तो उस झिल्ली को क्या करती है, झिल्ली से टकराती है। झिल्ली से टकराने पर क्या होता है, झिल्ली कंपन करने लगता है। कंपन करने से उसके अंदर क्या होता है कि वाइब्रेट जो करता है, तो उसके अंदर कुंडली के अंदर भी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उस वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो वही क्या होता है कि साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जान लीजिए माइक्रोफोन जो है हर जगह लगभग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। टेलीफोन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, रेडियो में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं टेलीविजन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लगभग जो है मान लीजिए कि हर जगह ये इस्तेमाल होता ही है। तो इंपॉर्टेंट है या ये सवाल जो है लगभग पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी आप जानते होइएगा या पढ़े होइएगा कि काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं कि रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसे, काली मिट्टी को, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है, तो यही रेगुर मिट्टी ही होती है, काली मिट्टी ही होती है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी आपको सबसे ज्यादा विस्तार जो देखने के लिए मिलेगा ये महाराष्ट्र साइड में दिखेगा। मध्य प्रदेश के आसपास में क्या होगा कि काली मिट्टी का विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर में दिया है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी पिंड क्या होता है कि धरती के केंद्र की ओर जो है खींची चली आती है। ठीक है, तो किस बल के कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है। किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछ देता है क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई भी वस्तु क्या होता है कि धरती के केंद्र की ओर खींची चली आती है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, हमारे न्यूटन साहब ने किया था। जी का मान कभी कभी पूछ देता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 9 पॉइंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर ये दिया है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण क्या करता है कि, हाँ ये तो आपको क्वेश्चन बता ही दिए हैं, 2 बार लगता है कि रिपीट हो गया है, कोई नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल इसका क्या है कि करेक्ट आंसर ही है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। हाँ ये देख लीजिए कि नॉटिकल, नॉटिकल दे दिया है कि नॉटिकल मील का जो होता है, एक नॉटिकल मील वो किसके बराबर होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए अब बता दीजिए कि एक नॉटिकल मील जो होता है वो किसके बराबर होता है। करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि 1 नॉटिकल इक्वल टू जो होता है ना 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना, 1.85 किलोमीटर के बराबर, ध्यान रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 1.85 किलोमीटर 1 नॉटिकल। और नॉटिकल का इस्तेमाल कहां करते हैं दोस्त, नॉटिकल का जो इस्तेमाल करते हैं वो चीजें जान लीजिए। जैसे कि समुद्र में चलती हुई नाव होता है या जहाज होता है, तो उसकी क्या होता है कि दूरी मेजर करने के लिए नॉटिकल का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी हवा में चलने वाली चीजों को भी जो है नॉटिकल में मेजर करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। ये है अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि भारत में, अच्छा चलिए ये, हाँ ये अपना जीएस का है ना क्वेश्चन। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है। तो यहां से क्या है कि अब जीके का क्वेश्चन चल रहा है, तो जीके के क्वेश्चन में देख लीजिएगा। जीके के क्वेश्चन में आपको खाली क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है ना। चलिए हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन आ गया। अब देख लीजिए इसमें से आपको, इसमें क्या है कि जीके है, तो जीके में आप 20 क्वेश्चन और है जिसका आप क्या करते हैं कि डिस्कस करा देते हैं आपको। देखिए इसमें क्या दे दिया है कि भारत में कहता है कि आपको राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, ये हमें जाना। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की अगर बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था दोस्त, दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था। किसने, दादा भाई नौरोजी साहब ने। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि दादा भाई नौरोजी साहब ने सबसे पहले ये राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। किया नहीं था मतलब कि करने का प्रयास किया था उन्होंने। कब करने का प्रयास किया था, 1867 से लेकर के 1868 के आसपास में इन्होंने राष्ट्रीय आय आकलन मतलब निकालने के लिए प्रयास किया था। उस समय इन्होंने जब आकलन निकाला था तो उस समय जब प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया इन्होंने रखा था। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर मान लीजिए कि साइंटिफिकली रूप से कहा जाए तो साइंटिफिकली रूप से कोई और किए थे, वैज्ञानिक रूप से कोई और किए थे। वैज्ञानिक रूप से जो है आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था दोस्त, ये फोर्थ नंबर। कौन, ये फोर्थ नंबर VKRV राव साहब ने सबसे पहले वैज्ञानिक तौर पे जो है क्या हुआ था कि ये राष्ट्रीय आय निकालने का आकलन मतलब शुरुआत किया था वैज्ञानिक तौर पे। लेकिन शुरुआत उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले ऐसे कहिए कि किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मुद्रा आपूर्ति द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि आरबीआई के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रा का जो क्या होता है कि जो नियंत्रित आपूर्ति नियंत्रित किया जाता है। और ये जान लीजिए कि आरबीआई ही क्या करता है कि अर्थव्यवस्था को जो है कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए दोस्त, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात इसमें जोग जलप्रपात है। कौन? जोग, ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को दूसरे नाम से भी जानते हैं, गुरसप्पा के प्रपात के नाम से भी जानते हैं, गुरसप्पा के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है कितनी है? 253 मीटर के आसपास में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत में किस राज्य का जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए भारत में दो राज्यों को जो है चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं। एक तो पहला जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश को कहते हैं, दूसरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसका किसको? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ नहीं दिया है, आंध्र प्रदेश जरूर दे दिया है। तो ये सेकंड नंबर आंसर क्या मारेंगे कि करेक्ट मार देंगे कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश को क्या करते हैं कि चावल का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चावल का यहाँ पे पैदावार जो होता है वो काफी अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे उन्नत तरीके से चावल की पैदावार भी किया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है कि अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा यहाँ पे चावल की उपज सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये हमें जानना है। देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये क्या थे कि राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। इन्होंने ही क्या किया था कि महात्मा गांधी को अफ्रीका से इंडिया बुलाए थे अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन करने के लिए। ठीक है, नहीं तो ये महात्मा गांधी क्या थे कि अफ्रीका में ही अपना जो कर रहे थे, वहां भी तो उन्होंने किया था यार। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दिखा देते हैं कि मोती मस्जिद जो है निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, हमें यह जाना। देखिए मोती मस्जिद जो है आपको बताते हैं कि कई जगह स्थित है। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि ये पहला नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? आगरा में क्या है कि मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद जो है, दूसरा मोती मस्जिद जान लीजिए कि लाल किला जो देखते हैं, लाल किला के अंदर में भी एक मोती मस्जिद है। तीसरा जो है आपको पाकिस्तान में भी जो है क्या होगा कि मिलेगा एक मोती मस्जिद। ठीक है, तो लेकिन चलिए हमें यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ये तो बता ही दिए हैं आपको कि दादा भाई नौरोजी साहब ने ही आकर के क्या किया था कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो क्या थे कि आपका गणिका बौद्ध जो भिक्षुक बन गई थी वो कौन थे। इन चारों में से देखिए मतलब महात्मा बुद्ध जो तपस्या कर रहे थे उनके तपस्या से प्रभावित होकर के इसमें से कौन थे जो वो भी बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि आम्रपाली, ये फर्स्ट नंबर। आम्रपाली जो थे वो क्या थे कि महात्मा बुद्ध के तपस्या को देख करके काफी प्रभावित हुए थे और काफी प्रभावित होने के बाद वो भी क्या थे कि महात्मा बुद्ध की तरह जो है भिक्षुक बन गए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को उन्होंने आग्रह किया कि आप अपने साथ हमें शामिल कर लीजिए, तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें बुला करके जो है अपने साथ में उनको शामिल कर लिए थे, शिष्य भी बना लिए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया था, ये हमें जानना है। देखिए चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था दोस्त? शैव धर्म को। कौन सा? शैव धर्म को, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि शैव धर्म को चोल राजाओं ने क्या किया था कि संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, देखिए दोस्त इस सब का पीडीएफ आपको लेना होगा तो क्या कीजिएगा टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। बहुत विस्तार में इसका जो है क्या हुआ है कि दिया गया है। ये तो टेस्ट हुआ था उसी का हम डिस्कशन करा देते हैं। टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा क्योंकि दोस्त टाइम नहीं है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन टॉप है, इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए क्या होगा कि अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जीके जीएस के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंटिन्यू मिलता रहेगा जीके जीएस के लिए टेस्ट, तो डिस्कशन भी कराते रहेंगे, पीडीएफ मिलता रहेगा टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि या तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, या तो आप जो है क्या कीजिएगा कि टेस्ट जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट कहां से दीजिएगा ये आपको हम बता देंगे थोड़ी देर में, बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि आपको टेस्ट देना दोस्त जरूरी है क्योंकि वैकेंसी अभी उतनी ज्यादा नहीं है, कम ही है वैकेंसी। 32,000 ज्यादा वैकेंसी नहीं है। उससे पहले अगर देखा जाए तो 64,000 वैकेंसी आई हुई थी 2019 के आसपास में, बताते हैं आपको 64,000 के आसपास वैकेंसी आई हुई थी उस समय। इसमें 32,000 मतलब आई है, वो भी 6 साल के बाद आई है, तो बहुत कम वैकेंसी है। 6 साल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट भी जो है तैयार है, प्रिपेयर्ड है, वो 10th बेसिस पे है। ऐसा नहीं कि आईटीआई पे है आपका, तो आईटीआई पे रहता तो एक बात रहता रहा कि चलो कम कैंडिडेट मिलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों लोग हैं तो दोस्त वैकेंसी कम है, कंपटीशन टफ है, इसलिए क्या कीजिए कि मन से तैयारी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन जो है आर्य समाज के संस्थापक है, हमें यह जानना है। देखिए आर्य समाज के संस्थापक की अगर बात कर लेते हैं तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब ये जान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो किसने और कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 10 सिद्धांतों के साथ जो है ये दयानंद सरस्वती जो थे मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि धर्म की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, हमें यह जानना है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात कर लेते हैं तो वो संविधान के 25 से लेकर के 28 के बीच में अनुच्छेद आर्टिकल जो है आपका किसमें है? 25 से लेकर के 28 के बीच में उल्लेखित है इसको। ठीक है, तो ये आप मार सकते हैं फर्स्ट नंबर 25 से 28 के बीच में, ये 25 ही आपका सिर्फ दिया हुआ है, इसलिए 25वां क्या होगा कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 से लेकर के 28 तक के ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 25 से 28 में। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है ये चीज। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की उम्र क्या होना चाहिए, तो 35 होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। होम रूल का जो है आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था, ये हमें जानना है। देखिए बहुत लोग जो है इसमें बाल गंगाधर तिलक भी मार देते हैं, बहुत लोग जो है एनी बेसेंट भी मार देते हैं। वैसे जान लीजिए कि एनी बेसेंट के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, चलाया गया था ये एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। ये वैसे जान लीजिए कि एनी बेसेंट अपने मूल भारतीय नहीं थे, वो कहां के थे? आयरलैंड थे, आयरलैंड से थे। एनी बेसेंट जो थे वो बाद में आकर के भारत में रह गए थे। ठीक है, जब वो आयरलैंड में भी क्या हुआ था कि होम रूल आंदोलन चलाया गया था ब्रिटिश को हटाने के लिए, तो उसी तरह से आयरलैंड में जो वो होम रूल का आंदोलन चला था वो 1870 से लेकर 1907 के बीच में 1907 के बीच में क्या हुआ था कि वो होम रूल आंदोलन चला था वहां पे। तो वहीं से वो प्रभावित होकर के इंडिया में आए थे। इंडिया में भी ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो वो भी सोचे थे कि चलो ठीक है ब्रिटिश से जो है छुटकारा दिलाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि होम रूल आंदोलन किया जाए। उसके बाद जो 1913 में उन्होंने क्या किया था कि आए थे एनी बेसेंट, उनके साथ जो है मिलकर के बाल गंगाधर तिलक जो दोनों मिलकर के क्या किए थे कि ये होम रूल आंदोलन चलाए थे। बाद में एनी बेसेंट यही भारत में रह गए थे। भारत में इसलिए रह गए थे क्योंकि भारत का कल्चर, भारत की जो सभी अपनी सभ्यता है वो सब इनको बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए ये थे कि आयरलैंड से ये भारत में आकर के रह गए थे। ठीक है, एनी बेसेंट ने ही शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एवरेस्ट की शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखिए एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त 8848 मीटर के आसपास में है। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। कभी कभी 49 भी दे देगा, कभी 50 भी दे देगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है बढ़ती रहती है। तो ध्यान रखिएगा 1-2 मीटर्स के आसपास में रेंज में हेर फेर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8850 भी दे सकता है, 8849 भी दे देगा, 8848 भी है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसे मार सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर फीट में दे देगा तो फीट में फिर क्या कीजिएगा 29,031 जो है फीट मार दीजिएगा। कितना? 29,031 या 29,030 दे दे या 29,029 दे दे, उतना फीट मार दीजिएगा। उसी के आसपास में क्या होगा कि इसका रेंज होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, किसको जानते हैं हम लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में? देखिए शेक्सपियर ऑफ इंडिया की अगर बात कर लेते हैं तो उनके रूप में जो है कालिदास को जानते हैं। किन्हें? कालिदास को, ध्यान रखना है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि शेक्सपियर और कालिदास दोनों एक ही समय में क्या थे कि एक महान नाटककार थे। ठीक है, इसलिए जो है उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये दे दिया है आपको कि कश्मीर ए टेल ऑफ सेम के लेखक कौन है, ये हमें जानना है। देखिए ये जो है इसके लेखक हरि जय सिंह है। कौन है? हरि जय सिंह। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हरि जय सिंह इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये हमें जानना है। तो जिसने वायुयान बनाया होगा वही वायुयान उड़ाया होगा सबसे पहले, तो राइट बंधु थे। कौन थे? राइट बंधु, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि राइट बंधु ने ही सबसे पहले क्या किया था कि एरोप्लेन बनाया था। जो एरोप्लेन सबसे पहले बनाए थे उसका नाम जो रखा गया था, क्या रखा गया था दोस्त? वो नाम रखे थे राइट फ्लायर नाम रखा था उन्होंने। और उस फ्लाइट को उन्होंने क्या किया था कि 120 फीट ऊंचाई पे
12 सेकेंड तक के उस समय उन्होंने उड़ाया था। उस समय ये चीजें बहुत आश्चर्यजनक था कि एक एरोप्लेन में होकर के ऊपर 12 सेकेंड तक ऊपर रहना, वो भी 120 फीट के ऊंचाई पे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। ठीक है, तो उसी समय से क्या हुआ था कि विमान की दुनिया के लिए एक जो है आश्चर्यजनक चीज बन गई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि बाल्टी सागर और दे दिया है कि आपका उत्तरी सागर, दोनों को कहता है कि मिलाती है, वो कौन मिलाती है? तो दोस्तों वो किल नहर मिलाती है। कौन? किल नहर, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि दोनों को, बाल्टी सागर और जो उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? किल नहर मिलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। किल नहर जो है कितनी लंबी है? 98 किलोमीटर जो है आसपास में लंबी है। ये दुनिया की सबसे व्यस्त नदी में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कहता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो क्रिकेट प्लेयर इसमें से कौन सा देश नहीं है? दोस्त जापान। जापान नहीं खेलता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि जापान जो है वो क्रिकेट कभी खेलता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने वर्क में लगा रहता है। ठीक है, यही इसलिए वो काफी उन्नत है। एक हम लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं। ठीक है, जापान जितने समय में विकसित किया है उतने समय में अदर कंट्री को विकसित करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर साल सोचिए कि वहां पे अर्थक्वेक आता ही है। हर बार एक बार जो है डिस्ट्रॉयड होता है, हर बार वो उठ करके एक नया चीज करता है, एक नया सोच बनता है। जैसे कि आप अभी सोचे होइएगा, मतलब सुने होइएगा या देखे होइएगा कि वो हवा में फ्लोट करने वाला जो है एक घर बनाया है, जो अर्थक्वेक आने पर क्या होगा कि वो हवा में उड़ जाएगा घर, और वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस तरह का मतलब कि एक टेक्नोलॉजी के मामले में अगर देखा जाए तो जापान बहुत आगे है, बहुत आगे है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि एक देशांतर को पार करने के लिए स्थानीय तथा कि समय के बीच कितनी अंतर होनी चाहिए? देखिए, एक देशांतर को पार करने के लिए कितने समय के बीच जो है कितने अंतर होनी चाहिए ये जानना है। देखिए, आपको पहले तो ये जान लीजिए कि जो 1 घंटा होता है वो कितनी देशांतर के मतलब अंतर होता है? तो वो 15 देशांतर, 15 डिग्री देशांतर के अंतर को क्या कहते हैं कि 1 घंटे का मतलब उसमें अंतर होता है। उसी तरह से एक देशांतर का अगर निकालेंगे तो कितने देर का अंतर होगा? 1 घंटा में क्या कीजिए कि 15 से भाग कर दीजिए, तो 60 में 15 से भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा। तो 4 मिनट का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 4 मिनट का अंतर होगा। चलिए दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन क्या थे कि आपके जो है ये टेस्ट में दिए गए थे, जो आपको हमने बता दिए हैं। तो अब क्या कर लेते हैं कि जो लोग जो है नए हैं, अभी तक बने हुए हैं, ताकि वो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके, तो दोस्त आपको बता देते हैं कि आप कहां से टेस्ट में दे सकते हैं, कहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि दोस्त जीके जीएस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहीं पे मिलेगा। तो चलिए क्या करते हैं कि आपको दिखा देते हैं कि आप किस एप्लीकेशन से टेस्ट दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। देखिए आपको बता देते हैं दोस्त, ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से, जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे क्या है कि अवेलेबल है। तो इसको क्या कीजिएगा कि जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज कीजिएगा। आपको क्या किया जाएगा कि गाइडलाइन कर दिया जाएगा कि आप कैसे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कीजिएगा, अंदर में जाइएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। जाकर के वहां पे क्या कीजिएगा कि टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। अगले दिन आपका क्या करेंगे कि हम लेकर के फिर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आज भी आपका 12वां प्रैक्टिस सेट एक्टिव है, तो जाकर के उसको क्या कीजिएगा कि दे दीजिएगा। और जो लोग जो है पुराने हैं वो लोग समझ गए होंगे कि आज जो है 11 का अगर डिस्कशन कराने आए हैं प्रैक्टिस सेट का, तो वो 12 नंबर जो है एक्टिव हो गया होगा, वो लोग अपना टेस्ट लगा रहे होंगे। तो दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि जाइए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जाकर के जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए यहीं पे। ठीक है।